आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस लायबिलिटी को कैसे पे करना है, किस टाइम पे करना है, उसको हम कहते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। अब तक हमने पढ़ा कि हर रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो या रिसिपिएंट हो, उसे उसके द्वारा की जाने वाली सप्लाईज़ के लिए एक रिटर्न फाइल करनी होती थी, जो कि या तो मंथली बेसिस पे थी या क्वार्टरली बेसिस पे थी। उसके बाद हमने पढ़ा था मंथली क्वार्टरली के अलावा हमने एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी थी, जिसमें हमने एक एग्रीगेट टर्नओवर की बात की थी। कोई व्यक्ति पूरे वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे जितनी भी उसने टर्नओवर की है उसके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, या फिर टाइमली जो उसे रिटर्न फाइल करनी है, आइदर मंथली और क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न्स को उसको फाइल करना है। उसके अकॉर्डिंग उसकी टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है उसको शो करना है, और स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस टैक्स को पे करने को हम कहेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। अब हमारा जो जीएसटी है इसका मेन फोकस ई पेमेंट्स के ऊपर रहता है। ई पेमेंट्स का मतलब जब आपका जीएसटी कॉमन पोर्टल पे बिल अपडेट हो जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि या तो डिलीवरी चालान या फिर इनवॉइस, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो जीएसटी पोर्टल पे जब हमारे ये जनरेट होते हैं बिल्स या इनवॉइसेस, तो जीएसटी रेंज में आने वाली सभी पेमेंट्स भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली करनी है, ना कि ओवर द काउंटर पेमेंट्स। ओवर द काउंटर पेमेंट्स बच्चे वो होती हैं जब आपने जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी ली, गुड्स या सर्विसेज की, आपने वहाँ पे पेमेंट उसी टाइम कर दी, जहाँ से ख़रीदी उसी टाइम पेमेंट कर दी। आपने किसी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं की, किसी टैक्स के बारे में आपने नहीं पूछा, और जो पेमेंट्स 10,000 से कम की हैं उनको आपने चेक, कैश या डीडी के थ्रू दे दिया। आज हम करेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, ये भी आपको बताऊंगी। आपने अब तक सिर्फ इन टर्म्स के बारे में सुना होगा। अब हम कहेंगे कि जब हमने जीएसटी रेंज में टैक्स लायबिलिटी की बात करनी है तो उस टैक्स को किस टाइम ड्यू माना गया और किस टाइम उस टैक्स की पेमेंट करनी है। अब तक हमने जो आईटीसी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन उसके लिए मैंने एक टर्म स्पेसिफिक यूज़ की थी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि किसी व्यक्ति का जो टैक्स उसने पे किया है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज़ के ऊपर, और उसके बदले जितनी उसने इनवर्ड सप्लाई यानी ख़रीदते टाइम जो टैक्स दिया था, वो टैक्स के बदले उसका आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता था। अब यहाँ पे इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जीएसटी रेंज में राइज होने वाली आपके जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ये चार ही टाइप के जीएसटी, या तो इनमें से कोई भी टैक्स या फिर जीएसटी एक्ट के अंडर ही कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस, या किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंडर अगर आपका कोई टैक्स अराइज होता है जो कि जीएसटी एक्ट में ही आता है, तो इन सब को आपने कैसे पे करना है वो हमारा या तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगा, क्योंकि आपका आईटीसी भी इलेक्ट्रॉनिकली इसी फॉर्म में आता है जहाँ से आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आप टैक्स रिसीव कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली। जीएसटी प्रोविजंस में जैसे आपके पास टैक्स का इनपुट आएगा उसी तरह से आपने टैक्स को पे भी करना है। उसके बाद बच्चे आपने अब ये जो पढ़ा है जीएसटी, यानी कि इसको अगर हम लमसम एक दो लाइन में फिनिश करें तो जीएसटी रिजाइम में ई लेजर्स हम यूज़ करते हैं। ई लेजर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, अंडर जीएसटी रिजाइम ई लेजर फीचर इज़ इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जीएसटी में ई लेजर की बात की गई। ई लेजर यानी इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ऐसा लेजर जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, चाहे तो वो क्रेडिट से रिलेटेड हो या फिर वो कैश से रिलेटेड हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर रजिस्टर्स ऑफ टैक्स पेयर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चे, इस लाइन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ई लेजर्स आर रजिस्टर्स ऑफ
टैक्स पेयर्स। आपका जो ई लेजर्स हैं, ई लेजर्स टैक्स पेयर्स के रजिस्टर्ड होते हैं। जो आपका ई लेजर्स हैं वो टैक्स पेयर्स के रजिस्टर्स हैं। टैक्स पेयर यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। हर टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड ई लेजर की फॉर्म में होते हैं। वो कैश के हो सकते हैं, अगर कैश का है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और अगर आईटीसी वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ईच टैक्स पेयर शेल ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, 3 तरह के रजिस्टर हो गए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जिसमें आईटीसी आएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर या इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हर रजिस्टर्ड पर्सन के ये अकाउंट, ये तीनों अकाउंट यानी ये तीनों लेजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे जैसे ही उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आई रिपीट, जैसे ही किसी पर्सन का जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये 3 लेजर या 3 अकाउंट उसके नाम से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जिसमें उसका आईटीसी आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर या रजिस्टर। अब हम बात करेंगे फीचर्स की, यानी जो ये पेमेंट ऑफ टैक्स बना है जीएसटी रिजाइम में, इसके फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर, फर्स्ट फीचर इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस होता है। जब हम जीएसटी के अंदर बात कर रहे हैं तो जीएसटी में एक तो पेपरलेस वर्क है सारा, दूसरा हम मैनुअली प्रिपेयर किए गए चलान्स को यूज़ नहीं करते, सारा बिल जनरेशन ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट होगी। सेकंड, जीएसटी नेटवर्क, आई रिपीट जीएसटीएन आपकी बुक में कहीं कहीं लिखा मिलेगा। जीएसटीएन का मतलब जीएसटी का नेटवर्क, जिसके अकॉर्डिंगली जीएसटी पोर्टल काम करता है। तो उस पोर्टल या नेटवर्क को हम ऐसा सिंगल इंटरफेस बोलते हैं जो कि जीएसटी रिलेटेड चालान को जनरेट करता है। थर्ड फीचर, जीएसटी एक्ट के अंडर जो हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं लेजर्स के थ्रू, ये एक ऐसा मोड है, ऐसा तरीका है जिससे हम गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बहुत फास्ट स्पीड में सेंड कर सकते हैं। आई रिपीट, ई लेजर्स की फॉर्म में जब हम जीएसटी रेंज में टैक्स पे करते हैं तो ये एक फास्टर मोड है गवर्नमेंट तक टैक्सेस पहुंचाने का। फोर्थ, जब हम ई लेजर्स की बात कर रहे हैं, ये ई लेजर्स के फीचर्स हैं सारे। ई लेजर्स में नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट क्रेडिट कार्ड या ओटीसी मोड्स को हम पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आई रिपीट, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो हम ई लेजर्स को स्पीडी करने के लिए, उनको फास्टर करने के लिए और पेमेंट को क्विक मैनर में करने के लिए हम इन तरीक़ों का यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट, जब हम किसी भी बैंक में पेमेंट कराना चाहते हैं तो पेमेंट थ्रू एनी बैंक इज़ पॉसिबल वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, यानी कि हम किसी भी बैंक से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं पे भी पेमेंट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। जैसे आप लोग अगर बैंक में जाते हो तो आप कह रहे हो कि ये चेक मैंने काट दिया, आप इसको जमा कर दो, उस व्यक्ति को देना है। नो, आज के टाइम में आपको बैंक में भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने मोबाइल सिस्टम से या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप किसी भी प्लेस से, किसी भी बैंक से कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की पेमेंट कहते हैं। एक लाइन में क्विक रिकैप ले रहे हैं, मीनिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो आपका चैप्टर है। जीएसटी में टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, जीएसटी में अराइज होने वाले सारे टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, अगर कुछ भी हमने जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पे करना है तो वो किस टाइम ड्यू होते हैं, किस टाइम पे करने हैं, इन सबको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे। इसके लिए ई लेजर्स ओपन किए जाएंगे। ई लेजर्स जब हम ओपन करेंगे तो ये 3 अकाउंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी वाला, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। उसके बाद हमने इनके फीचर्स की बात की, यानी कि ऑनलाइन मेथड से जब हम पेमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पेज आता है
वो है आपके पास टाइप्स ऑफ पेमेंट अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर हम क्या क्या पे करते हैं, जीएसटी वाले टैक्स। यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है तो बच्चे आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। उसके बाद जीएसटी में अराइज होने वाला कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई भी अदर अमाउंट जो आपने पे करना है। उसके बाद ड्यू डेट की बात आती है, जीएसटी आपने किस दिन पे करना है। बच्चे किस दिन पे करना है, जिस दिन आपने अपनी रिटर्न फाइल की, यानी जो आपने सप्लाई की उसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पेमेंट का डेट भी फिक्स हो जाता है। जैसे जिस दिन आपके पास लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, और रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है वो उस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म करने के बाद वाली होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मुझे सितंबर में रिटर्न फाइल करनी है, एनुअल रिटर्न। सितंबर कौन सा, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो उसके भी 6 मंथ्स बाद, यानी कि मेरी इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आने वाले 6 मंथ्स। तो तब तक मुझे अपने इस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की पेमेंट करनी ही करनी है, उसको हम कहेंगे ड्यू एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट्स अंडर जीएसटी। डायग्राम बना हुआ है। अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उसको अगले महीने की 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करेगा तो इसका मतलब उसको पिछले महीने में जितनी भी उसने सप्लाईज की उसका टैक्स पे करना है या रिटर्न फाइल करनी है। कंपोजिशन वाले हैं तो क्वार्टर ख़त्म होने के नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक, जैसे अप्रैल मई जून आपका क्वार्टर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब 18 जुलाई तक कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को रिटर्न फाइल करनी है और तब तक उसको टैक्स भी देना है। अगर टीडीएस और टीसीएस वाले पर्सन हैं तो नेक्स्ट मंथ की 10th तक इनको रिटर्न फाइल करनी है और पेमेंट करने के लिए ये लोग लायबल हो जाते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स या लेजर्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। इनका दूसरा नाम आप लिखेंगे बेटा, इनका दूसरा नाम लिखिए, ठीक है बच्चे। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, इसका दूसरा नाम हो सकता है मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी में हम ई पेमेंट्स की बात करते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट्स को कम कंसीडर करते हैं, वो सेकेंडरी फोकस होता है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हमारे कैश वाले हो सकते हैं, क्रेडिट वाले या फिर टैक्स लायबिलिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इस डायग्राम को जब हम पीछे से स्टार्ट करें, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर रूल 85। बच्चे अगर आपको याद हो तो हमने सप्लाई के कुछ रूल्स किए थे 27 से लेके 35 तक, अलग अलग सप्लाई के रूल्स मैंने आपको कराए थे। आगे फर्दर अगर आप रूल नंबर याद नहीं रख सकते हो तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 लेजर जो मैंने आपको बताए हैं, लायबिलिटी रजिस्टर किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में किसी रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किसी व्यक्ति ने अपनी रिटर्न्स के थ्रू अपना कितना टैक्स कैलकुलेट किया है, उसका आईटीसी कितना बनता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। और उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका आईटीसी आया है उसके अकॉर्डिंग आप उस आईटीसी को फर्दर अपनी आउटवर्ड टैक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें आप कैश डिपॉजिट करा सकते हो। अगर आपका कोई टीडीएस टीसीएस है, कोई टैक्स आपने कहीं से कलेक्ट किया है तो अपने कैश लेजर में उसको डिपॉजिट करा सकते हो और कैश लेजर में आपका जो कुछ भी पड़ा है उसको जीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास आता है फर्स्ट जो हम डिटेल में अब करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सेक्शन 49 इसको डिफाइन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के प्रोविजंस दिए हुए हैं, यानी कि इसके डेबिट क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, किस तरीके से हमने ईसीएल को यूज़ करना है, और तीसरा ईसीएल में जो अमाउंट अवेलेबल है उसको कैसे उपयोग करना है। फर्स्ट पॉइंट आता है डेबिट क्रेडिट कैसे आएगा ईसीएल में। डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, कैश लेजर है, जितनी भी आपने पेमेंट की हैं, चाहे वो टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो, पेनल्टी की हो, फीस की हो, वो सब डेबिट साइड पे डाल दो। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, अगर कोई अमाउंट आपने टैक्स की फॉर्म में, आपने इंटरेस्ट की फॉर्म में रिसीव किया है, कोई पेनल्टी गलती से आपने दे दी थी और जीएसटी काउंसिल ने आपको वो रिटर्न कर दी है, तो वो भी आपकी कैश लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगी।
क्रेडिट साइड पे आपका डिपॉजिटेड अमाउंट और डेबिट साइड पे आपने जो टैक्स पे किया। दूसरा, ईसीएल को यूज़ कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से यूज़ होगा या फिर ओवर द काउंटर से यूज़ होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम कैश लेजर में कैसे कैसे जमा करा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करा सकते हैं अपने क्रेडिट लेजर में, एनईएफटी के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू। बच्चे अब एनईएफटी और आरटीजीएस सुनिए। अगर 50,000 तक की कोई पेमेंट है, आई रिपीट, अगर 50,000 तक के अमाउंट की पेमेंट है तो उसके लिए एनईएफटी करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। प्रोसेस बहुत लंबा होता है इस तरह के ट्रांसफ़र का, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एनईएफटी 50,000 तक होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अप टू 50,000। 50,000 से ऊपर का जितना अमाउंट अगर आप सेंड करना चाहते हो तो वो आरटीजीएस के थ्रू होगा। आई रिपीट, 50,000 तक की पेमेंट है तो एनईएफटी हो जाएगा, 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो आरटीजीएस हो जाता है, जिसके लिए आपको बैंक से प्रॉपर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट आएगा ओवर द काउंटर पेमेंट। ओवर द काउंटर पेमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके पास ओटीपी आता है ऑथोराइज्ड बैंक से, यानी कि जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो आपका अकाउंट जहाँ पे ओपन है उस बैंक ने आपको परमिशन भी दी हुई है, आप वहाँ पे 10,000 तक का कोई भी अमाउंट हर टैक्स पीरियड के लिए चालान की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हो। ऐसा पेमेंट आप कैश, चेक या डीडी की फॉर्म में कर सकते हो। उसके बाद जो आपने 10,000 तक की लिमिट लगाई है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं होगी, और अगर किसी पर्सन को पेमेंट की रिकवरी के लिए जीएसटी काउंसिल ने या गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया है तो उसके ऊपर भी 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है ईसीएल को हमने यूज़ कैसे करना है, यानी कि आपके कैश लेजर में जो भी अमाउंट अवेलेबल है, यानी क्रेडिट साइड पे जो कुछ भी हमारे पास आए हुए पैसे थे या जो हमने जमा कराया था, उनको हम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई भी अमाउंट अगर हमारा सीजीएसटी एक्ट में लायबल है तो उसे पे करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सेक्शन 49 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 ने कैश लेजर को डिफाइन किया था, 49 का सबसेक्शन 2 हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को स्पेसिफाई करेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का दूसरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर या लेजर, क्योंकि ये लेजर किसी व्यक्ति द्वारा खुद असेस किए गए टैक्स के अमाउंट को शो करता है कि उसको उस देने वाले जो उसका पेबल टैक्स है उसमें से कितना उसको रिटर्न मिलने वाला है, कितना वापस मिलेगा आईटीसी की फॉर्म में। तो यानी कि ईसीएल में इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम मंथली रिटर्न्स के बेसिस पे जितना आईटीसी बनता है उसको शो करेंगे। ये लेजर भी आपका, अगर इसमें आपके पास आईटीसी आया है तो उस आईटीसी के अमाउंट को अपने जीएसटी के टैक्स की पेमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अगर कोई आपकी बनती है तो उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रेडिट लेजर है। तो क्रेडिट लेजर में हम सिर्फ टैक्स पे कर सकते हैं जीएसटी वाला, जबकि इससे ऊपर जो हमने अभी कैश लेजर किया उसमें मैंने आपको कहा हम टैक्स भी पे कर सकते हैं और जीएसटी में अराइज होने वाली फर्दर पेमेंट्स लाइक इंटरेस्ट पेमेंट, फीस, इनकी भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट लेजर से हम ऐसा नहीं करेंगे। क्रेडिट लेजर को कैसे मेंटेन करना है, जीएसटी का फॉर्म, उस फॉर्म का नाम पीएमटी यानी कि पेमेंट के लिए 02, आई थिंक उसमें 05 है, यहाँ पे 02 है। इसके लिए रूल्स वही 3 रूल, डेबिट क्रेडिट साइड, कैसे ईसीएल के अमाउंट को यूज़ करना है और प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें हमने क्या करना है, किसी व्यक्ति ने जितना भी अपना कैलकुलेट किया है टैक्स कि उसे इतना वापस मिल जाएगा वो अमाउंट लिख देना है। दूसरा, क्रेडिट साइड की बात करो, अगर कोई रिफंड है वो रिजेक्ट हो गया, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द रिफंड सो फाइल इज़ रजिस्टर्ड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रिफंड मिलना था वो वापस हो गया है तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। अब आ जाओ डेबिट साइड पे।
किसी व्यक्ति ने अपने जीएसटी पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कर दिया है, तो क्रेडिट साइड पे जितना आईटीसी था, फॉर एग्जांपल वो 10,000 था जो मुझे आईटीसी मिला है, अब मेरा कोई जीएसटी ड्यू है जो कि 8,000 का है, तो मैं उसको डेबिट साइड पे लिख दूंगी। यानी कि मैंने अपने आईटीसी को जो कि 10,000 था उसको यूटिलाइज कर लिया जीएसटी की पेमेंट के लिए जो कि 8,000 थी। दूसरा डेबिट पॉइंट आता है जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को क्लेम करता है। यहाँ पे अनयूटिलाइज कितना है, 10,000 मैंने क्रेडिट किया था, मैंने पे किया अभी तक सिर्फ 8,000, 2,000 बचा हुआ है। तो जो मेरा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन उसके रिफंड को क्लेम करता है क्रेडिट लेजर के थ्रू, तो वो अमाउंट भी मैंने डेबिट साइड पे डालना है ताकि दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाए। अगर ऐसा रिफ़ंड एक्सेप्ट हो जाता है, रिफ़ंड मिल जाता है, तो 2,000 जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। अगर मेरा ऐसा कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद डायग्राम देखिए इसका, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेबिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट पे आपका टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। डेबिट साइड पे आपने अगर टैक्स पे कर दिया है, डेबिट साइड में आपका कोई क्लेम भी मिला है, आप यहाँ पे एग्जांपल अपने आप ड्रॉ कर सकते हो। 10,000 आईटीसी मिला है, 8,000 आपने टैक्स पे कर दिया, 2,000 बचा है, तो उसको हमने क्लेम रिफंड की फॉर्म में लिख देंगे। अगर वो क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो 2,000 लिख देंगे ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वेट कर जाए। अगर वो रिफ़ंड नहीं आता, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको वो 2,000 वापस अपने क्रेडिट साइड पे ही डालने होंगे। उसके बाद आता है कि ईसीएल में जो अमाउंट है, इस क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपका जो भी आईटीसी आया होता है, जिस टैक्स का आया होता है, सबसे पहले उस क्रेडिट से उसी टैक्स की पेमेंट करते हैं। जैसे अगर आईजीएसटी का आईटीसी आया है तो सबसे पहले हम आईजीएसटी पे करेंगे, और आईजीएसटी में से हम सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी हम ये पे कर सकते हैं। थर्ड, प्रोसीजर की बात हो रही है, कैसे कैसे यूज़ करना है। लो आ गया ये मेथड, ये हम पहले कर चुके हैं। क्विक रिकैप लेते हैं। आईजीएसटी है तो हम उसमें से सारे टैक्सेस पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो आईटीसी है वही वाला टैक्स पे करेंगे, आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, उसके बाद एस वाला या यूटी वाला जीएसटी। अगर मेरे पास सीजीएसटी का आईटीसी आया है तो सबसे पहले आईजीएसटी पे कर सकते हैं, फिर सीजीएसटी। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था अगर एसजीएसटी है तो उसकी पेमेंट कैश में होगी। अगर एसजीएसटी है, आईजीएसटी देना है, फिर एस वाला देना है, और यहाँ पे सी वाले जीएसटी की पेमेंट कैश में होगी। यूटीजीएसटी है तो आईजीएसटी दे सकते हैं और यूटीजीएसटी दे सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि प्रतिबंध क्या लगे हुए हैं हमारे पास। प्रतिबंध की बात करें तो अभी अभी जो हमने पढ़ा, अगर आईजीएसटी है तो उससे किसी भी अदर जीएसटी की पेमेंट हो सकती है, लेकिन अगर सीजीएसटी या एसजीजीएसटी या यूटीजीएसटी है तो आप उस स्पेसिफिक वाले जीएसटी और आईजीएसटी की पेमेंट ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर सी वाला है जीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी है, तो इससे हम आईजीएसटी और सीजीएसटी ही पे कर सकते हैं। एसजीएसटी इससे पे नहीं कर सकते। सेम केस यूटीजीएसटी के साथ है। तीसरा मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। हमने पहले पढ़ा, ये वो रजिस्टर है जो कि किसी टैक्स पेयर की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी टैक्स लायबिलिटी को शो करता है। जब कोई पर्सन या टैक्स पेयर की फॉर्म में जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाता है तो 3 रजिस्टर्स या लेजर उसके डैशबोर्ड पे, यानी कि जो उसका फ्रंट पेज होता है उसके डैशबोर्ड पे 3 रजिस्टर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरा लायबिलिटी रजिस्टर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर को हर पर्सन मेंटेन करेगा जो कि जीएसटी एक्ट के अंडर किसी टैक्स पेनल्टी, इंटरेस्ट या फीस को देने के लिए लायबल है। अब इसके प्रोविजंस, सबसे पहले इसको मेंटेन करना है, हर टैक्सेबल पर्सन इसको मेंटेन करेगा, सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा। इसके लिए फॉर्म कौन सा है, जीएसटी पीएमटी 01। बच्चे अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें। फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 लायबिलिटी के लिए, क्रेडिट के लिए पीएमटी 02, और कैश वाला लेजर था तो पीएमटी 05। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके डेबिट क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, लायबिलिटीज़ वाले रजिस्टर पे लायबिलिटी है आपकी, अगर आपने और टैक्स देना है
तो वो डेबिट साइड पे अमाउंट पेबल, जितने भी आपके टैक्सेस ड्यूज जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग पेबल हैं, जिनको आपने इस पर्टिकुलर मंथ में या फाइनेंशियल ईयर में पे करना है, डेबिट साइड पे अगर आपने कोई अमाउंट पे कर दिया तो यहाँ पे आप अपनी लायबिलिटी को कम कर दोगे क्रेडिट करके। क्रेडिट कैसे करना है? अपने ईसीएल को डेबिट करके, कैश लेजर को डेबिट करके, या फिर अगर ट्रिब्यूनल ने, किसी एपेलेंट अथॉरिटी ने, जीएसटी काउंसिल ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी कम की है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्चार्जिंग टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स लायबिलिटी को ख़त्म करना। हर टैक्सेबल पर्सन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करेगा। एक तो सीक्वेंस हमने अभी किया आईजीएसटी सीजीएसटी वाला। हर टैक्सेबल पर्सन को अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है। वो सीक्वेंस भी अभी हम करेंगे। वो सीक्वेंस जो कि सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, इसके प्रोविजंस, पहला कि आपके टैक्स लायबिलिटी कौन से वाली है, यानी कि टाइप्स में क्या क्या आएगा, या तो आपने टैक्स देना है या फिर आपने कोई अदर ड्यूज देने हैं, या फिर अगर गलती से आपसे कोई काम गलत हो गया, कोई स्टेटमेंट गलत फर्निश हो गई है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो वो डायग्राम में देखिए। टाइप्स ऑफ टैक्स में हमने क्या क्या लेना है। टैक्स लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी, टैक्सेस जिसमें टैक्स पेबल, कौन से टैक्स, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और 4 टैक्सेस जो आपके टोटल थे, आई, सी, एस और यूटी। अदर ड्यूज, कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है जो सीजीएसटी एक्ट में लायबल है। तीसरे में कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि जीएसटी प्रोविजंस को फॉलो ना करने की वजह से हमारे ऊपर इम्पोज हुआ हो, वो टैक्स या वो अमाउंट। अब बात आती है सीक्वेंस की कि मैंने टैक्स को कैसे कैसे पे करना है। भाई सबसे पहले हम वो पे करेंगे जो हमारा पिछला ड्यू है, जिसके ऊपर हमारी पेनल्टी लग चुकी है। फर्स्टली डिस्चार्ज, प्रीवियस टैक्स पीरियड्स के टैक्स पे करने हैं। उसके बाद जब हमने पिछले टैक्स पे कर दिए तो इस टैक्स पीरियड का अमाउंट देना है। और उसके बाद अगर आपकी इसी फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई और अमाउंट आपका ड्यू है, पेबल है, तो मैंने वो पे करना है। सीक्वेंस रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले पिछले टैक्स पीरियड के आपके जितने भी अमाउंट हैं टैक्स के, हमने वो पे करने हैं। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का अमाउंट पे करना है। और लास्ट में अगर जीएसटी एक्ट में हमारा कोई और अन्य अमाउंट ड्यू है तो उसकी पेमेंट करनी है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर बेसिक्स ऑफ लेजर्स अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स।